ये केस आपको मिला कैसे? मतलब जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से जब मामला जब कोर्ट में आया तो जी। आप तक ये केस पहुंचा कैसे, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए हम तक ये एक्चुअली जब ये क्राइम हुआ था उसके बाद में उस टाइम मुखर्जी नगर में आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी। वहाँ पर पचासों हज़ार की संख्या में स्टूडेंट रहते हैं, गर्ल्स भी रहते हैं काफ़ी। तो मैं जिस पीजी में रहती थी वहाँ की करीब 10 लड़कियाँ ऐसी थी जिनके गार्जियन ने 17 तारीख को ही उनको वापस बुला लिया कि बेटा अगर देश की राजधानी का इतना बुरा हाल है कि 8 बजे रात को एक लड़की के साथ इतना हीनियस क्राइम होगा, तो अगर तुम्हारी जान रहेगी तब तो तुम आईएएस बनोगी, नहीं तो इस देश का माहौल ऐसा है कि तुम्हें कहीं पर भी किसी भी वक्त कोई भी हीनियस क्राइम हो सकता है। तो उन्होंने वापस बुला लिया। और मेरा थोड़ा सा बचपन से ही ये रहा था कि जिस माहौल से मैं आई हुई हूँ वहाँ पर भी लड़कियों को उतना राइट नहीं था आगे पढ़ने का, बढ़ने का। तो एक स्ट्रगल मेरा भी अपना था। तो मुझे हमेशा यही लगता था कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं, हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे भी उतने ही राइट हैं। जब मैंने देखा कि जैसे तैसे हम लोग दिल्ली तक पहुँचे अपने आईएएस बनने के लिए, तो अब हमारी सिक्योरिटी की वजह से उनके गार्जियन बच्चियों के, लड़कियों के वापस बुला रहे हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि निर्भया के साथ जो हुआ है इनको न्याय तो दिलाना ही है। लेकिन उस टाइम हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह जितने भी हुए पार्लियामेंट के पास, राष्ट्रपति भवन के पास हम गए भी। वहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी हैं उसमें कि पोल पे एक लड़की चढ़ी हुई है, तो उसमें मैं थी। उसके बाद अंकल आंटी से मैं कांटेक्ट में आई। तब तक ये चार्जशीट जब दाखिल हुई 7 जनवरी को साकेत कोर्ट में, नम्रता अग्रवाल जी की कोर्ट थी, मैं वहाँ थी। लेकिन मुझे बहुत एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी। हालांकि सिविल जज भी मैंने दे रही थी उस टाइम और आईएएस दोनों दे रही थी। तो फिर ये केस जो है पटियाला हाउस साकेत कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ, डेथ सेंटेंस से इनको अवॉर्डेड किया गया। उसके बाद 2-3 महीने के अंदर हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया। हाई कोर्ट में जब कंफर्म हुआ ये मैटर 3 मार्च 2014 को, उसके बाद ये पेंडिंग हो गया। निर्भया के पेरेंट्स से मैं कांटेक्ट में हूँ। तो वो मैंने जब उनसे पूछा कि आंटी क्या हुआ, निर्भया को अभी तक जस्टिस नहीं और कहाँ केस है, उनका कहना है कि बेटा कुछ नहीं पता चल पा रहा है। देन मैंने इस केस को अपने हाथ में लिया और उसके बाद से मैंने भागना शुरू किया कि आखिर ये केस है क्या। पता चला सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में ही करीब करीब मुझे 8 से 9 महीने लग गए। इस 1 साल हम मान के चलें लग गए मुझे लिस्टिंग कराने में। अब लिस्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में इतना इशू होता है कि जो केस पहले से फाइल हैं तो नंबरिंग के हिसाब से उनकी लिस्टिंग होती है। तो लिस्टिंग में ही इतना टाइम लगा, तो तब से फिर मैं कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग जब करवा दी, उसके बाद हियरिंग हुई। तो यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे वो इस केस को देखते रहे। उसके बाद जब रिव्यू इनका पिटीशन वो भी डिसमिस हुआ 2018 में। फिर उसके बाद इशू एक ये हो गया कि जब 2018 में इनका रिव्यू पिटीशन डिसमिस होता है, इवन की एसएलपी जब 2017 में डिसमिस होती है, तो स्टेट की ये ड्यूटी थी कि उसी टाइम 7 दिन का जो टाइम प्रिस्क्राइब है मर्सी पिटीशन में जाने का, तो इनको नोटिस करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर साइलेंट रहते हैं। मैंने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये हो गया कि नहीं अभी उनका रिव्यू बाकी है, मर्सी बाकी है, तो वो राइट एग्जॉस्ट हो जाए उसके बाद इनका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। लेकिन जब 2018 में इनका रिव्यू भी डिसमिस हो गया, तब उसके बाद क्या हुआ कि जो साकेत कोर्ट है, साकेत कोर्ट की जो टेरिटरी में बसंत विहार थाना आता था, वो आ गया पटियाला हाउस कोर्ट में। तो फाइल आ गई पटियाला हाउस कोर्ट और मैं साकेत कोर्ट में फ़ाइल ढूंढने के लिए हम बहुत परेशान मुझे होना पड़ा। आरटीआई भी दायर किया, उससे भी पता नहीं चला। फिर कैसे भी हमने करके इसको पता करवाया कि यहाँ पर ये पिटीशन वो फाइल है। उसके बाद जो लॉ का प्रोविज़न है इसमें सीआरपीसी में, उसके तहत हमने पटियाला हाउस कोर्ट में एक पिटीशन मूव की, जो जिसको एग्जीक्यूशन पिटीशन बोलते हैं। ये मैंने 2018 में ही दिसंबर में मूव कर दी। उसके बाद क्या हुआ, जब पिटीशन मूव की तो जब मैं कोर्ट में ये पिटीशन लेकर के गई, जो सरकारी वकील हैं उनसे बात की, तो उनका कहना है कि ऐसा तो कोई प्रोविज़न नहीं है, अभी तो उनकी मर्जी बाकी है। तो मैंने कहा सर ये प्रोविज़न है। उन्होंने कहा ठीक है मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए। उन्होंने देखा, फिर नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन करके बुलाया कि हाँ ये प्रोविज़न है। मतलब यहाँ आप समझेंगे कि बहुत सारे जो डेथ सेंटेंस का प्रॉपर एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या है, ये भी लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे जजेस को नहीं पता है, लॉयर्स को भी पता नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास उस तरीके का केस नहीं आया तो आपकी उसमें स्टडी नहीं होती है उतना। उसके बाद से 1 साल तक लगातार दिसंबर तक कोर्ट ने इन चारों कन्विक्टेड को नोटिस किया कि आपके पास अगर कोई भी राइट बचा है उसको अवेल करा लीजिए। लेकिन ये राइट को अवेल नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये डिले करना चाह रहे हैं इस केस को। और डिले करने के पीछे जो इनका बेसिकली जो ग्राउंड है
वो ये था, डिले करने के पीछे इनका जो इंटेंशन था वो ये था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करीब 15 ऐसे केसेस हैं जिसमें डिले के ग्राउंड पे डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया है, आजीवन कारावास में बदल दिया है। तो इनका भी यही था इंटेंशन कि हम जितना इस मैटर को डिले कर लेंगे उतना ही हम इसमें डिले का ग्राउंड बना लेंगे और इनका डेथ सेंटेंस को हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करा लेंगे, जिसमें ये पूरी तरीके से फेल हो गए। और एक प्रोविज़न ये है कि अगर किसी कन्विक्टेड का एसएलपी डिसमिस हो गया और कहीं कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं है तो उस केस में कोर्ट जो है वो डेथ वारंट का डेट फिक्स करती है। तो वो डेट थी 7 जनवरी, इनकी कहीं कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं थी और कोर्ट ने डेथ सेंटेंस की 22 मार्च की डेट फिक्स कर दी। उसके बाद लेकिन उसमें ये चीज़ भी उन्होंने मेंशन कर दी कि अगर इनके पास जो भी राइट है उसको अवेल करने दिया जाए। वो इसलिए कर दी क्योंकि शत्रुघ्न चौहान का सुप्रीम कोर्ट का एक 2014 की गाइडलाइन है कि जो भी डेथ रो कन्विक्टेड हैं उनको लास्ट ब्रीथ तक सुना जाएगा। मतलब अब अगर उनको फांसी भी देने जा रहे हैं तो एक दिन पहले, 24 घंटे पहले भी सुना जाएगा। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसमें ये मेंशन कर दिया कि इनको जो भी राइट है उसको अवेल करने दिया जाए। अगर ये नहीं करते तो 22 जनवरी को इनको हैंग कर दिया जाए। लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि जो हमारे लॉ के लूप होल्स हैं उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ शुरू किया। खिलवाड़ ऐसे शुरू किया कि सबसे पहले मुकेश सिंह जाता है, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करता है, उसका क्यूरेटिव डिसमिस होता है, देन वो मर्सी फाइल करता है और मर्सी पिटीशन जब फाइल हो जाती है तो वो पेंडिंग का ग्राउंड बना करके कि ये डेथ सेंटेंस को हम पोस्टपोन कराएंगे, हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। जब ये हाई कोर्ट ये इनको डायरेक्शन देता है कि मुझे ये राइट नहीं है, या तो आप एपेक्स कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट, या उसी कोर्ट में जाइए जिसने वारंट इशू किया। तो नेक्स्ट डेट जब हियरिंग होनी होती है पटियाला हाउस कोर्ट में ही, तब तक मुकेश की मर्सी पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाती। अब इनकी इस टाइम कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं है। तो अगेन 17 तारीख को कोर्ट फिर नई एक डेट फिक्स करती है, क्योंकि ये भी प्रोविज़न है क्योंकि अगर किसी कन्विक्टेड की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होती है तो उसके बाद उसको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो कोर्ट फिर 14 दिन का टाइम दे करके इनका एग्जीक्यूशन का डेट फिक्स करता है। फिर जब 14 दिन का टाइम होता है उसमें एक जो है विनय शर्मा वो पिटीशन मूव करता है। मतलब ये लोग साइमल्टेनियसली पिटीशंस को मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लॉ के लूप होल हैं और उसका इनको बेनिफिट उठाया इन्होंने